नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 62 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर। तो चलिए आज इस जरूरी संस्था का समझते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये सिर्फ एक कानून नहीं था, है ना। ये तो एक तरह का मतलब पावर शिफ्ट था। जानकारी जो पहले सरकारों के पास ही रहती थी वो आम आदमी तक पहुंचने लगी। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है सीआईसी, ये ऐसी पावर शिफ्ट का एक तरह से गार्डियन है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सीआईसी को 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के तहत। अच्छा। तो यहीं पर पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हाँ, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। जैसे इलेक्शन कमीशन है या यूपीएससी, जिनका जिक्र सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसे पार्लियामेंट के कानून, एक स्टैट्यूट यानी आरटीआई एक्ट 2005 के जरिए बनाया गया है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो कानून में बदलाव करके इसकी पावर्स या स्ट्रक्चर में फिर बदल कर सकती है, जैसे 2019 में हुआ भी था। हाँ बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बदलना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, जो काफी लंबी प्रक्रिया है। स्टैट्यूटरी बॉडी को संबंधित एक्ट में संशोधन करके बदला जा सकता है, जो कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है। और हाँ, सीआईसी एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है इसके लिए। इंडिपेंडेंस तो होनी ही चाहिए। तो इसका मुख्य काम क्या है फिर? इसका मुख्य काम है शिकायतों और अपीलों को देखना और उन पर निर्णय लेना। शिकायतें और अपीलें किस तरह की? मतलब जैसे अगर मैंने कहीं आरटीआई डाली और मान लीजिए जवाब नहीं मिला, तो क्या मैं सीधा सीआईसी चला जाऊं? जनरली ऐसा नहीं होता। देखिए, पहले आप संबंधित डिपार्टमेंट में ही फर्स्ट अपील करते हैं। अच्छा, फर्स्ट अपील वहीं पर? हाँ, अगर वहां से भी आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, तब आप सीआईसी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन माने एसआईसी के पास जाते हैं। ओके। सीआईसी खास तौर पर उन मामलों को देखती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के तहत आते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे सरकारी बैंक हो गए, एलआईसी हो गया, हाँ, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब पीएसयूज जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी वगैरह। स्टेट्स के मामलों के लिए उनके अपने एसआईसीज होते हैं। तो ये एक तरह से नेशनल लेवल पर ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग है सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। एग्जैक्टली, वॉचडॉग सही शब्द है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इसके कॉम्पोजिशन पर आते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी है या मल्टी मेंबर्ड? नहीं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी, जो इसके प्रमुख होते हैं। हेड। हाँ, हेड। और उनके साथ होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, आईसीज। कानून कहता है कि आईसीज की संख्या नॉट मोर देन 10 यानी ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती है। 10 तक, ओके। हाँ, तो कुल मिलाकर कमीशन में मैक्सिमम 11 सदस्य हो सकते हैं, एक सीआईसी और 10 आईसीज। और ये मल्टी मेंबर क्यों रखा गया? कोई खास वजह? हाँ, इसका लॉजिक है। एक तो काम का बोझ बढ़ जाता है, आरटीआई के मामले बहुत ज्यादा आते हैं, और दूसरा अलग अलग बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स अपना योगदान दे सकते हैं। आरटीआई एप्लीकेशंस किसी भी टॉपिक पर हो सकती हैं, तो डाइवर्सिटी जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है ना। हाँ, बहुत क्रिटिकल। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट? अच्छा। लेकिन जैसा आपने कहा, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं चुनते, उन्हें एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही नियुक्ति करनी होती है। कमेटी की रिकमेंडेशन को भेजती है और प्रेसिडेंट उसी पैनल में से चुनते हैं। ये प्रोसेस इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ही है। ये कमेटी फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें कौन लोग होते हैं? क्या सिर्फ सरकार के लोग या विपक्ष भी होता है? यही इसकी खासियत है। ये एक हाई प्रोफाइल कमेटी है और इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। पीएम चेयरपर्सन, ओके। सदस्य के तौर पर होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी, इन द लोकसभा। एलओपी, ये अच्छी बात है। हाँ, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो आप देखिए, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से और एलओपी विपक्ष की तरफ से। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। बिल्कुल, थ्योरेटिकली यही मकसद है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं होती और फॉर्मली किसी को एलओपी का दर्जा नहीं मिलता। उस सिचुएशन में क्या होता है?
क्या ये कमेटी काम नहीं करती? अपॉइंटमेंट रुक जाती है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स में इसका समाधान दिया गया है। कानून कहता है कि अगर फॉर्मली कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, हाँ। तो लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी, उसके लीडर को ही इस कमेटी के लिए एलओपी माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब प्रोसेस रुकता नहीं है, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका नेता शामिल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को शामिल किया जाता है, चाहे फॉर्मल डेजिग्नेशन ना भी हो। ये दिखाता है कि कमेटी में विपक्ष की भागीदारी कितनी जरूरी समझी गई है। प्रोसेस में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। कौन लोग चुने जा सकते हैं इन पदों के लिए? सीआईसी या आईसी बनने के लिए क्या चाहिए? कोई खास बैकग्राउंड, लॉ, एडमिन? देखिए, कानून कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं बताता। रिक्वायरमेंट ये है कि ये लोग पब्लिक लाइफ में एमिनेंट हों। एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ मतलब जाने माने सम्मानित व्यक्ति हों, जिनका पब्लिक लाइफ में अच्छा खासा अनुभव और रेपुटेशन हो, और उनके पास इनमें से किसी भी क्षेत्र में वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र? हाँ, सुनिए, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अरे वाह, ये तो काफी वाइड रेंज है, लॉ से लेकर जर्नलिज्म तक। बिल्कुल, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस लाने की कोशिश है कमीशन में। बिल्कुल, सोचिए ना, आरटीआई एप्लीकेशंस किसी भी विषय पर आ सकती हैं। कोई डिफेंस डील हो सकती है, कोई साइंटिफिक रिसर्च का डेटा हो सकता है, कोई सोशल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कमीशन में अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो मामलों को बेहतर समझ पाएंगे। सिर्फ लीगल या ब्यूरोक्रेटिक नजरिया नहीं रहेगा। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई क्वालिफिकेशंस। अब डिस्क्वालिफिकेशंस पर आते हैं। कौन ये पद नहीं ले सकता और ये क्यों जरूरी है? हाँ, डिस्क्वालिफिकेशंस भी तय की गई हैं और ये सीआईसी की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या है वो? पहली बात, वो व्यक्ति संसद का सदस्य, एमपी, या किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका का सदस्य, एमएलए, एमएलसी नहीं होना चाहिए। एमपी, एमएलए नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कोई सदस्य है तो उसे कमिश्नर बनने से पहले रिजाइन करना होगा। आप ही सोचिए, अगर कोई एमपी ही कमिश्नर हो तो वो सरकार के खिलाफ मामलों में अनबायस्ड कैसे रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल होगा। और दूसरी शर्त है कि वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहा हो, मतलब कोई और सरकारी पद जिसे सैलरी या पर्क्स मिलते हो। डबल जॉबिंग नहीं। हाँ। तीसरा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है। वरना फैसले बायस्ड हो सकते हैं। बिल्कुल। और चौथी शर्त, वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन न चला रहा हो। मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन सीआईसी बन जाए और उसी के इंडस्ट्री से जुड़ा मामला आ जाए, सवाल उठेगा ही। निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। तो ये 4 शर्तें, एमपी एमएलए ना होना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखना, पॉलिटिकल पार्टी से लिंकेज ना होना और बिजनेस प्रोफेशन ना चलाना, ये सब इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए हैं। प्रिसाइजली, इंडिपेंडेंस की नींव यहीं रखी जाती है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल, मतलब टेन्योर की। कितने समय तक ये अपने पद पे रहते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल उतना होगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। या फिर उनकी उम्र 65 साल हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले हो। यहीं पर 2019 का जो आरटीआई संशोधन अधिनियम था, वो पिक्चर में आता है। अच्छा, क्या बदलाव हुआ था? पहले 2019 से पहले कार्यकाल फिक्स था, 5 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, एकदम तय। हाँ, मुझे याद है, 5 साल या 65। लेकिन 2019 के संशोधन ने ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि वो कार्यकाल की अवधि तय करे, रूल्स बनाकर। हाँ, इस पर काफी बहस भी हुई थी। क्रिटिक्स कह रहे थे कि इससे कमीशन की इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो छोटा कार्यकाल रख सकती है। बिल्कुल, ये चिंता जताई गई थी कि अगर टेन्योर सरकार तय करेगी तो कमिश्नर्स शायद सरकार को नाखुश करने वाले फैसले लेने से वे हिचकें। फिक्स टेन्योर उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी देता है। हाँ, ये बात तो है। खैर, अभी का कानून यही है कि टेन्योर केंद्र सरकार तय करेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल है। हाँ, अब एक और सवाल, क्या इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? रीअपॉइंटमेंट नहीं, सोर्स के मुताबिक वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बार टर्म पूरा तो बस। हाँ, नॉन रीअपॉइंटमेंट का प्रिंसिपल भी इंडिपेंडेंस के लिए ही है, ताकि फ्यूचर में रीअपॉइंटमेंट की उम्मीद में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मेक सेंस। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेज है, एक नुआंस है। अच्छा, वो क्या? कोई व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर आईसी के पद पर है,
वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के पद पर नियुक्ति के लिए एलिजिबल है। ओ, मतलब आईसी से CIC बन सकते हैं, प्रमोशन जैसा? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन सोर्स में एक फुटनोट है, फुटनोट 2, जो थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। फुटनोट क्या कहता है वो? वो फुटनोट कहता है कि अगर कोई IC CIC बनता है तो उसका कुल कार्यकाल, मतलब IC और CIC मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 साल? लेकिन अभी तो हमने कहा कि कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। ये 5 साल कहाँ से आया? यही कंफ्यूजन है। हो सकता है ये फुटनोट पुराने 5 साल वाले नियम का कोई बचा हुआ हिस्सा हो, या ये सिर्फ IC से CIC बनने वालों के लिए कोई स्पेशल कंडीशन हो। पर 2019 के बाद मेन रूल तो यही है कि टेन्योर इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाकई थोड़ा अनक्लियर है। खैर, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मेन रूल याद रखना होगा कि टेन्योर केंद्र सरकार तय करती है, मैक्स एज 65, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, सिवाय IC से CIC बनने के केस के। करेक्ट। अब आते हैं हटाने की प्रक्रिया पर। रिमूवल। क्या इन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी हटा दिया। कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स रहे और प्रक्रिया का पालन करना होता है। क्या ग्राउंड्स है वो? सोर्स में काफी डिटेल में दिए हैं। हाँ, पहला, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए, एडजज्ड एंड इंसॉल्वेंट, मतलब लीगली बैंकक्रप्ट ठीक है, बैंकक्रप्ट की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कोई गंभीर समाज की नजर में गिरा हुआ अपराध जैसे धोखाधड़ी, गबन। समझ गया, मॉरल टर्पिट्यूड। तीसरा, अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने ऑफिस ड्यूटीज के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं, मतलब CICC रहते हुए कहीं और नौकरी कर रहे हो, कहीं और से सैलरी ले रहे हो। ओके। चौथा, अगर प्रेसिडेंट की राय में वो मानसिक या शारीरिक दुर्बलता, मतलब इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी के कारण पद पर बने रहने के लिए अनफिट हो, हेल्थ रीजंस, अनफिट टू कंटिन्यू। और पांचवा, अगर उन्होंने कोई ऐसा फाइनेंशियल या अन्य इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया हो जिससे उनके ऑफिशियल फंक्शंस पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो, likely to affect prejudicially his functions, जैसे किसी ऐसी कंपनी में शेयर खरीद लिए जिसके खिलाफ अपील सुन रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं: दिवालियापन, सजा, दूसरी नौकरी, हेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन मामलों में प्रेसिडेंट सीधे हटा सकते हैं। हाँ, इन मामलों में प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फैक्शन के आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन एक और ग्राउंड है, छठा ग्राउंड, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें प्रोसेस अलग है। अच्छा, वो कौन सा? वो है साबित कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ और इसमें प्रक्रिया अलग क्यों है? मिसबिहेवियर मतलब पद का दुरुपयोग, करप्शन, फेवरेटिज्म, गलत आचरण। इनकैपेसिटी मतलब काम करने में सक्षम ना होना, प्रोफेशनली या फिजिकली, मेंटली। ये चीजें थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती हैं ना? हाँ, हो सकती हैं। इसलिए इनमें हटाने की प्रक्रिया ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इन ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट सीधे नहीं हटा सकते। तो फिर कैसे हटाया जाता है? क्या होता है? इस मामले में प्रेसिडेंट को पहले मैटर को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है। रेफर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट फिर एक इंक्वायरी करता है। पूरी जांच होती है, जैसे किसी जज के खिलाफ होती है। दोनों पक्षों को सुना जाता है, एविडेंस देखा जाता है, पूरी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। एग्जैक्टली। और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद पाता है कि हाँ, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का मामला बनता है और वो प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि इन्हें हटा देना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। वाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच और सिफारिश के बिना नहीं हटा सकते इस ग्राउंड पर। ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड है। एब्सोल्युटली। ये सेफगार्ड CIC और ICs की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत क्रूशल है। सोचिए, अगर सरकार किसी कमिश्नर को आसानी से मिसबिहेवियर के नाम पर हटा सके तो कौन निडर होकर फैसले लेगा? सही बात है, कोई भी डरेगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच ये इंश्योर करती है कि उन्हें मनमाने ढंग से या पॉलिटिकल रीजन से ना हटाया जा सके। ये उनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। ये वाकई एक मजबूत प्रोटेक्शन है। अच्छा, अब आखिर में इनकी सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी सर्विस कंडीशंस, ये कौन तय जाता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं, प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2019 के संशोधन ने ये शक्ति भी केंद्र सरकार को दे दी है। इसमें भी बदलाव हुआ 2019 में, पहले क्या था? हाँ, इसमें भी हुआ। 2019 से पहले CIC की सैलरी, अलाउंसेस वगैरह
चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC के बराबर होती थीं, CEC के बराबर, वाव। और ICs की इलेक्शन कमिश्नर्स ECs के बराबर, और CCs का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता था। तो पहले CICs का स्टेटस काफी ऊंचा था, एक तरह से फिक्स्ड बेंचमार्क था। हाँ, SC जज के बराबर स्टेटस। लेकिन 2019 के बाद ये केंद्र सरकार तय करती है। इस पर भी वही इंडिपेंडेंस वाली बहस हुई थी कि क्या सरकार द्वारा सैलरी तय करने से उनकी स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो टेनिप की तरह सैलरी और सर्विस कंडीशंस भी अब केंद्र सरकार तय करती है। पर क्या इसमें भी कोई प्रोटेक्शन है, जैसे कार्यकाल के बीच में सैलरी कम कर दी? हाँ, एक जरूरी सेफगार्ड इसमें भी है। कानून कहता है कि नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो। तो इस डिसएडवांटेज? हाँ, मतलब नियुक्ति के बाद डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हाँ, नियुक्ति के समय जो शर्तें तय हो गईं, उन्हें बाद में उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता। ये भी उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि सरकार दबाव बनाने के लिए उनकी फैसिलिटीज कम ना कर सके। तो कुल मिलाकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की ये जो पूरी संरचना है, नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, इन सब को इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। हालांकि 2019 के संशोधनों ने कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को देकर कुछ सवाल जरूर उठाए हैं। बिल्कुल, ये सारी व्यवस्था, नियुक्ति में विपक्ष की भूमिका, हटाने की मुश्किल प्रक्रिया, सेवा शर्तों में सुरक्षा, सब इसी उद्देश्य से है कि CIC बिना किसी डर या पक्षपात के सूचना के अधिकार को RTI को लागू करवा सके। ये जानना जरूरी है कि ये संस्था कैसे बनी है, इसके सदस्य कैसे चुने और हटाए जाते हैं, तभी हम इसके काम को सही पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। सही कहा, हमने इसके फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स को काफी गहराई से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब CIC की पावर्स और फंक्शंस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये कमीशन असल में करता क्या है और इसके पास क्या ताकतें हैं RTI एक्ट को लागू करवाने के लिए। सही, क्योंकि कानून बनाना तो ठीक है, पर उसको जमीन पर उतारना, उसके लिए तो एक मजबूत बॉडी चाहिए। एग्जैक्टली, और वही बॉडी है CIC। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक आम नागरिक CIC के दरवाजे पर कब जा सकता है, मतलब शिकायतें किस किस तरह की हो सकती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि कई सिचुएशंस हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि CIC सिर्फ बड़े स्कैम या भ्रष्टाचार के मामलों के लिए नहीं है, बल्कि RTI प्रोसेस में आने वाली हर छोटी बड़ी रुकावट के लिए है। तो पहली और सबसे बेसिक बात है PIO का ना होना। अच्छा, PIO ही नहीं है, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हाँ, सोचिए, किसी को बस ये जानना है कि भाई मेरे इलाके के सरकारी स्कूल में कितने टीचर्स हैं, है ना? और पता चले कि वहाँ कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मतलब PIO अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो फिर वो अर्जी किसको देगा? वही तो, एप्लीकेशन कहाँ जमा करेगा? ये तो ऐसा हुआ कि भाई आपको मैच खेलना है पर ग्राउंड में पिच ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण है। तो ऐसी हालत में वो नागरिक सीधा CIC जा सकता है। ये तो बहुत ही फंडामेंटल बात हुई। PIO के बिना तो RTI का पहला दरवाजा ही बंद है। अच्छा, और दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह है जानकारी देने से साफ मना कर देना। अच्छा, आपने कोई जानकारी मांगी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से पूछा कि पिछले 5 साल में कितने PhD स्कॉलर्स ने अपनी थीसिस टाइम पे जमा की, और उन्होंने बिना कोई ठोस वजह बताए या RTI एक्ट के सेक्शन 8 जो छूट वाला सेक्शन है उसका गलत हवाला देकर मना कर दिया। हाँ, ये सेक्शन 8 का हवाला तो बहुत देते हैं। बिल्कुल, कई बार अधिकारी बस टालने के मूड में होते हैं तो वो सीधा ना बोल देते हैं। इसकी शिकायत CIC में हो सकती है। हाँ, ये ना सुनना तो बहुत आम है सरकारी दफ्तरों में। अच्छा, और अगर जवाब ही ना दें तो, मतलब टाइम निकल जाए? बिल्कुल, वो तीसरा पॉइंट है C, तय समय सीमा में जवाब न मिलना, टाइम लिमिट वाला मामला। हाँ, RTI एक्ट कहता है कि आमतौर पर 30 दिन में जवाब मिलना चाहिए। अब आपने एप्लीकेशन दी, 30 दिन बीत गए, 40 दिन बीत गए, कुछ पता ही नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सूचना नहीं, जैसे आपकी अर्जी किसी ब्लैक होल में चली गई हो। आजकल स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम आंसर शीट्स की कॉपी मांगते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। पता चलता है महीनों तक यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया।
अब इस देरी से उनका अगला कदम जैसे रीवैल्यूएशन या आगे की पढ़ाई सब रुक जाता है। हाँ, ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जिनका टाइम बहुत कीमती होता है। बिल्कुल, तो ये देरी भी शिकायत का एक मजबूत आधार है, एक ग्राउंड है। ओके, और पैसों को लेके भी वो तड़बड़ हो सकती है क्या? फीस वगैरह? हाँ, बिल्कुल। चौथा पॉइंट है जरूरत से ज्यादा फीस मांगना। अच्छा। एक्ट में साफ लिखा है कि एप्लीकेशन के लिए 10 रुपए लगेंगे, A4 साइज फोटोकॉपी के 2 रुपए प्रति पेज, ये तय है। अब मान लीजिए किसी ने 20 पेज की जानकारी मांगी तो हुए 40 रुपए फोटोकॉपी के और 10 रुपए एप्लीकेशन के, मतलब 50 रुपए। हाँ। पर अधिकारी ने कह दिया कि भाई 1000 रुपए जमा कराओ। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल लूट है ये तो। हाँ, अक्सर आम आदमी, मिडिल क्लास लोग जब सरकारी दफ्तर जाते हैं तो उनसे छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक तरह से जानकारी मांगने वाले को डिस्करेज करने का तरीका भी है। सही कहा कि भाई ये पछड़े में ही ना पड़े। एग्जैक्टली। तो इसकी शिकायत भी CIC सुनता है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, मान लीजिए जवाब तो मिला, टाइम पर भी मिला, फीस भी ठीक ली, पर जवाब ऐसा कि कुछ पल्ले ही ना पड़े, मतलब अधूरा या गोलमोल। बिल्कुल, ये है 5वां पॉइंट, अधूरी, गुमराह करने वाली या झूठी जानकारी देना। ओहो, ये भी होता है। अरे बहुत होता है। आपने पूछा कि आपके शहर में पिछले साल प्रदूषण कम करने के लिए क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए गए और कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक है। जवाब आ गया, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ये तो फेवरेट जवाब है। अरे भाई, क्या कार्यवाही, कितना खर्च, कुछ तो बताओ। या फिर आधे अधूरे आंकड़े दे दिए या जानबूझकर गलत जानकारी दे दी ताकि असलियत छुपी रहे। ये तो सीधे सीधे नागरिक को गुमराह करना हुआ। हाँ, ये तो झूठ बोलना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, और ये भी शिकायत का आधार है। ये कार्य प्रगति पर है वाला जवाब तो मतलब लेजेंड बन चुका है। अच्छा, और आखिरी पॉइंट क्या है इसमें, शिकायत के ग्राउंड्स में? आखिरी है जानकारी पाने से जुड़ा कोई और मामला। कोई और मामला मतलब? ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक कैच ऑल पॉइंट है। मतलब अगर RTI के तहत जानकारी पाने में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो ऊपर के पॉइंट्स में कवर नहीं हुई, तो भी आप कमीशन जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर PIO ने जानकारी तो दे दी, पर ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज या फॉर्मेट में दी जो आम आदमी की समझ से बिल्कुल बाहर है। हाँ, ये भी होता है कई बार। और बार बार कहने पर भी वो सरल भाषा या फॉर्मेट में देने से मना कर रहे हैं, तो ये भी अन्य मामला बन सकता है। मतलब कमीशन का दरवाजा लगभग हर उस स्थिति के लिए खुला है जहां नागरिक को लग रहा है कि उसके जानकारी के अधिकार का हनन हुआ है। कमाल है, मतलब शिकायतों की तो पूरी रेंज कवर की गई है। लेकिन क्या कमीशन सिर्फ शिकायत आने का इंतजार करता है या खुद से भी कुछ कर सकता है? जैसे कोई बड़ा मामला मीडिया में आ जाए, कुछ और? बेहतरीन सवाल। यहीं पर आती है कमीशन की सुओ मोटो पावर, यानी स्वप्रेरणा से खुद की पहल पर जांच शुरू करने की शक्ति। सुओ मोटो मतलब खुद से? हाँ, खुद से। अगर कमीशन को कहीं से भी, चाहे वो अखबार की खबर हो, किसी NGO की रिपोर्ट हो या कोई और सोर्स, ऐसा लगता है कि मामले में जांच करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स यानी वाजिब वजह मौजूद है, तो वो किसी की फॉर्मल शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही जांच का आदेश दे सकता है। मान लीजिए किसी रिपोर्ट में आता है कि फलाना सरकारी विभाग RTI एप्लीकेशंस को बस कूड़ेदान में डाल रहा है। अरे बाप रे! तो कमीशन इस रिपोर्ट के आधार पर खुद ही जांच बिठा सकता है। ये कमीशन को सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनाता है, एक्शन लेने वाला। अरे वाह, ये तो सच में एक बड़ी ताकत है, मतलब सिस्टम की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए जांच शुरू हो गई, चाहे शिकायत पर हुई हो या सुओ मोटो, तो जांच के दौरान कमीशन के पास क्या पावर्स होती हैं? मैंने सुना है कि ये किसी सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही सुना है आपने। जांच करते वक्त कमीशन के पास वही शक्तियां होती हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट को मिलती हैं। सिविल कोर्ट वाली शक्तियां? हाँ, इसका मकसद ये है कि कमीशन सच्चाई का पता लगा सके, सबूत जुटा सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके। सोर्सेज में कुछ की पावर्स बताई गई हैं, जैसे पहली, लोगों को समन भेजना। समन भेजना मतलब हाजिर होने का आदेश? हाँ, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा सरकारी अधिकारी क्यों न हो, समन भेजकर अपने सामने पेश होने का आदेश दे सकती है कमीशन। उनसे शपथ पर, माने ऑन ओथ, गवाही लेना, चाहे वो मौखिक हो या लिखित। उनसे डॉक्यूमेंट्स या कोई और चीज पेश करने को कहना, बिल्कुल कोर्ट की तरह। मतलब अधिकारी को पेश होना ही पड़ेगा, ये मीटिंग में हूं या तबीयत खराब है जैसे बहाने चलेंगे या नहीं? देखिए, सामान्य तौर पर तो पेश होना ही पड़ेगा,
कमीशन के आदेश की अवहेलना के परिणाम हो सकते हैं। कायदे से तो बहाने नहीं चलने चाहिए। इसके अलावा कमीशन किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है, उसे खोज सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। अच्छा। एफिडेविट पर सबूत ले सकता है, मतलब लिखित बयान जो शपथ लेकर दिया गया। ओके। किसी भी कोर्ट या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है जांच के लिए। रिकॉर्ड से भी। हाँ, पब्लिक रिकॉर्ड। और गवाहों या डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए फॉर्मल समन्स जारी कर सकता है। बेसिकली वो सारे कदम उठा सकता है जो एक कोर्ट सबूत इकट्ठा करने और सच तक पहुंचने के लिए उठाता है। तो ये सिर्फ चिट्ठियां लिखने वाली संस्था नहीं है जैसा कई लोग सोचते होंगे। ये तो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसके पास जांच के दौरान असली इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं। ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है। प्रिसाइजली, बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है, वो है रिकॉर्ड्स तक पहुंच की। रिकॉर्ड्स तक पहुंच। हाँ, जांच के दौरान कमीशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल वाले किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। और सबसे अहम बात जो सोर्स हाईलाइट करता है, कोई भी रिकॉर्ड कमीशन को देने से मना नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पर। क्या आप बात कर रहे हैं? किसी भी आधार पर नहीं? किसी भी आधार पर नहीं। भले ही आरटीआई एक्ट के तहत उस जानकारी को आम नागरिक को देने से छूट मिली हो, जैसे सेक्शन 8 के तहत जो एग्जेम्पशंस हैं। हाँ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह वाले। हाँ, वही। लेकिन जांच के दौरान कमीशन उसे देख सकता है। वो छूट कमीशन पर लागू नहीं होती जब वो जांच कर रहा हो। वाह, मतलब अगर कोई विभाग किसी फाइल को गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल या सेक्शन 8 में एग्जेम्प्ट बताकर छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो वो बहाना कमीशन के सामने नहीं चलेगा। जांच के लिए तो देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। जांच के पर्पसेस के लिए कमीशन को वो सारे रिकॉर्ड्स मुहैया कराने ही होंगे। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक जबरदस्त चेक है। सोचिए, अगर कोई गड़बड़ी दबाने की कोशिश हो रही है तो कमीशन उन फाइलों को देखकर सच बाहर ला सकता है। ये पावर कमीशन को बहुत मजबूत बनाती है। ये तो वाकई बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो कमीशन ने जांच कर ली, सबूत देख लिए, रिकॉर्ड्स खंगाल लिए और मान लीजिए गड़बड़ी पाई गई। अब आगे क्या? अब कमीशन क्या कर सकता है? क्या कमीशन सिर्फ एक रिपोर्ट लिखकर सरकार को भेज देगा कि देखिए जी इन्होंने गलत किया, या कुछ ठोस कदम उठाने का आदेश भी दे सकता है? नहीं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं। कमीशन सिर्फ पता लगाने वाली बॉडी नहीं है, उसके पास अपने फैसलों को लागू करवाने की भी पावर है। वो संबंधित पब्लिक अथॉरिटी को कई तरह के निर्देश दे सकता है। सोर्स में इसकी एक लंबी लिस्ट है जिससे पता चलता है कि कमीशन क्या-क्या करवा सकता है। अच्छा, क्या-क्या निर्देश दे सकता है? देखिए, पहला, जानकारी एक खास फॉर्मेट में दिलवाना। अगर एप्लीकेंट ने कहा था कि मुझे जानकारी एक्सेल शीट में चाहिए ताकि मैं एनालाइज कर सकूं और वो देना मुमकिन है, हाँ, तो कमीशन वैसा करने का आदेश दे सकता है। ये नहीं कि बस कागज पकड़ा दिए। ये तो यूजर फ्रेंडली हुआ। बिल्कुल। दूसरा, पीआईओ नियुक्त करवाना। अगर किसी दफ्तर में पीआईओ ही नहीं है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, हाँ, तो कमीशन आदेश देगा कि भाई तुरंत नियुक्त करो। ओके। तीसरा, जानकारी को खुद से प्रकाशित करवाना, मतलब प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। कमीशन कह सकता है कि आप ये फला जानकारी, जैसे सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कौन है, बजट का खर्च कहाँ हुआ, ये सब खुद ही अपनी वेबसाइट पर डालो ताकि लोगों को बार बार आरटीआई न लगानी पड़े। ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा है। इससे सिस्टम पर बोझ भी कम होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और रिकॉर्ड रखने के बारे में भी कुछ कह सकता है। कई बार तो फाइलें गायब हो जाती हैं। हाँ, ये तो क्लासिक बहाना है, फाइल मिल नहीं रही। बिल्कुल। तो चौथा पॉइंट वही है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सुधारवाना। अगर जांच में लगे कि विभाग में रिकॉर्ड्स का रख रखाव ठीक नहीं है, चीजें खो जाती हैं, धूल खा रही हैं, इंडेक्सिंग नहीं है, तो कमीशन निर्देश दे सकता है कि अपनी रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस को सुधारो, कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है और कैसे नियमों के तहत नष्ट करना है। खराब रिकॉर्ड कीपिंग अक्सर जानकारी छुपाने का एक बहाना भी बन जाती है। कमीशन कह सकता है, भाई पहले अपना कमरा तो ठीक करो। सही बात है, कमरा ठीक होगा तभी तो चीजें मिलेंगी। अच्छा, और पांचवा, अधिकारियों की ट्रेनिंग करवाना। अगर लगे कि अधिकारियों को आरटीआई कानून की समझ ही नहीं है या वो जानबूझकर गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाँ, तो कमीशन बेहतर ट्रेनिंग आयोजित करवाने का निर्देश दे सकता है ताकि वो कानून को समझें और ठीक से लागू करें। ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट भी जरूरी है ताकि अधिकारियों का माइंडसेट बदले। और क्या निर्देश दे सकता है कमीशन? छठा, विभाग से एनुअल रिपोर्ट मांगना कि उन्होंने आरटीआई एक्ट का कितना पालन किया।
इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, पता चलता है वो कितना संजीदा है। ओके। 7वां, मुआवजा दिलवाना, कॉम्पेंसेशन। ये अहम है। मुआवजा किस बात का? अगर किसी एप्लीकेंट को जानकारी न मिलने, देर से मिलने या गलत मिलने की वजह से कोई नुकसान हुआ है, मतलब कोई लॉस और डेट्रीमेंट हुआ है, जैसे कोई मौका हाथ से निकल गया या बेकार की दौड़ भाग करनी पड़ी, मानसिक परेशानी हुई, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। तो कमीशन उस पब्लिक अथॉरिटी को आदेश दे सकता है कि वो एप्लीकेंट को मुआवजा कॉम्पेंसेशन दे। अरे वाह, मुआवजा भी, मतलब नागरिक की परेशानी की कीमत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब आते हैं सबसे धारदार हथियार पर, जुर्माना। वो डंडा जिसके डर से शायद लोग सीधे चले। हाँ, बिल्कुल। 8वां और शायद सबसे चर्चित अधिकार, एच, जुर्माना, पेनल्टी। हाँ, कमीशन दोषी पाए गए पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है। सोर्स कहता है 250 रुपीज प्रतिदिन। हर दिन का 250 रुपए? हाँ। जिस दिन से जानकारी देनी चाहिए थी और जब तक दी नहीं गई, उस हर दिन का 250 रुपए। और ये कुल मिलाकर मैक्सिमम 25,000 रुपए तक हो सकता है। 25,000 रुपए तक? हाँ, जरा सोचिए, अगर कोई पीआईओ जानबूझकर आनाकानी कर रहा है या बिना किसी वाजिब वजह के जानकारी रोक रहा है या गलत दे रहा है या जानकारी नष्ट कर रहा है, तो ये जुर्माना उसकी अपनी जेब से जाएगा, सरकारी खजाने से नहीं। ओ, पर्सनल जेब से? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा डेटरेंट है। 250 रुपए रोज? ये तो पीआईओ को सीधा मैसेज है कि लापरवाही महंगी पड़ सकती है। ये डर बना रहना जरूरी है। अच्छा, सोर्स में डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश का भी जिक्र है। उसका क्या मतलब हुआ? जुर्माना अलग और ये अलग? हाँ, जुर्माना तो है ही। इसके अलावा कमीशन उस पीआईओ के डिपार्टमेंट या उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सिफारिश भेज सकता है कि इस अधिकारी के खिलाफ सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन की जाए। अच्छा, सिफारिश कर सकता है। हाँ, कमीशन खुद नौकरी से नहीं निकाल सकता, सजा नहीं दे सकता, पर वो कह सकता है कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लो। ये एक्शन एक वार्निंग लेटर से लेकर प्रमोशन रोकने या नियमों के तहत और भी गंभीर कदम तक कुछ भी हो सकता है। समझ गया। मतलब पीआईओ को दोहरी मार पड़ सकती है, जेब पर भी और करियर पर भी। ये तो काफी सख्त प्रावधान है। बिल्कुल, ताकि अधिकारी आरटीआई को गंभीरता से ले। अच्छा। और नवा पॉइंट क्या है? क्या कमीशन हमेशा एप्लीकेंट के हक में ही फैसला देता है या अर्जी खारिज भी कर सकता है? मतलब शिकायत रिजेक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल कर सकता है। नवा पॉइंट है एप्लीकेशन या शिकायत को रिजेक्ट करना। अच्छा, अगर जांच के बाद कमीशन को लगता है कि शिकायतकर्ता की मांग जायज नहीं थी या पीआईओ ने जो जानकारी देने से मना किया वो आरटीआई कानून के हिसाब से ठीक था, जैसे सेक्शन 8 की छूट सही लगाई गई थी या शिकायत में कोई दम नहीं है, तो कमीशन उस शिकायत को या मूल आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। कमीशन का काम सिर्फ एक तरफा फैसला देना नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर सही फैसला देना है, चाहे वो एप्लीकेंट के पक्ष में हो या पब्लिक अथॉरिटी के। अच्छा, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाती है, यानी कि बस अथॉरिटी को ही डांटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून के अनुसार चलना है। ठीक है, ये तो एक कमीशन की पावर्स एंड फंक्शंस की बात, जो काफी विस्तृत हैं। लेकिन कमीशन खुद कितना अकाउंटेबल है? ये जो इतना सब कर रहा है, इसकी अपनी जवाबदेही कैसे तय होती है? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। इसकी भी व्यवस्था है। कमीशन हर साल एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। एनुअल रिपोर्ट? हाँ, इस रिपोर्ट में कमीशन अपने साल भर के कामकाज का पूरा लेखा जोखा देता है। कितनी शिकायतें आईं, कितनों का निपटारा हुआ, क्या अहम फैसले दिए, देश भर में आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं, वगैरह वगैरह। ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी जाती है और सरकार फिर इसे पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखती है। पार्लियामेंट में? हाँ, वहां इस पर बहस हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह कमीशन पार्लियामेंट के जरिए देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनता है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म कमीशन के लिए भी लागू होता है, ये अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। अगर कोई पूरा का पूरा सरकारी विभाग ही ढीला हो, मतलब वहां आरटीआई को लेकर कोई सीरियसनेस ही ना हो, ज्यादातर एप्लीकेशंस नजरअंदाज हो जाती हो, क्या कमीशन पूरे विभाग के लिए कुछ कर सकता है, किसी एक पीआईओ के बजाय? हाँ, उसके लिए भी एक प्रावधान है। सोर्स में बताया गया है कि अगर कमीशन को लगता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी लगातार आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है नॉन कंप्लायंस का। हाँ, सिस्टमैटिक इशू लग रहा हो, बिल्कुल, तो कमीशन उस अथॉरिटी को सिफारिशें, रिकमेंडेशंस भेज सकता है कि उन्हें अपने कामकाज को सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। अच्छा, सिफारिशें? हाँ,
जैसे कमीशन कह सकता है कि आप अपने यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग दुरुस्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करें, अपने PIOs को सेंसिटाइज करें, एक बेहतर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएं वगैरह। ये एक तरह से सिस्टम को सुधारने के लिए गाइडेंस देना है। ये पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है, ये कमीशन के सुधारात्मक रोल को दिखाता है। तो CIC का काम सिर्फ एक अंपायर की तरह नहीं है जो आउट या नॉट आउट दे, बल्कि वो एक कोच की तरह भी है जो सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वाकई में CIC के पास RTI एक्ट को जानदार बनाने के लिए काफी व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। और CIC की इफेक्टिवनेस पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ कागज पर एक अधिकार बन के रह जाता है या नागरिकों के हाथ में सच जानने का एक शक्तिशाली औजार बनता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 62 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर हमारी आज की ये चर्चा, ये गहरी बातचीत आप सबको पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। UPSC विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द UPSC पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।